कभी आपने नोटिस किया है कि जब कोई डेवलप्ड कंट्री अपने फार्मर्स को सब्सिडी देती है तो उसे सपोर्ट कहा जाता है, लेकिन जब कोई डेवलपिंग कंट्री अपने फार्मिंग या फूड सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसे मार्केट डिस्टॉर्शन बोला जाता है। कभी सोचा है कि फ्री ट्रेड का मतलब अगर सबके लिए बराबर होता तो फिर कुछ देश हमेशा एक्सपोर्टर्स क्यों बने रहते हैं और कुछ देश हमेशा इंपोर्टर्स ही क्यों रह जाते हैं? आज के वीडियो में हम इसी सवाल को शुरू से समझने वाले हैं। फ्री ट्रेड सच में फ्री है या फिर सिर्फ नाम का फ्री है? सबसे पहले एक बेसिक बात क्लियर कर लेते हैं। फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट सुनने में काफी सिंपल लगता है। हर देश अपनी चीजें बेचे, हर देश खरीदे, कंपटीशन बढ़े और प्राइसेस कम हो जाए। ये थियरी इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक में काफी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन रियल दुनिया में ट्रेड सिर्फ इकोनॉमिक्स से नहीं, पावर से भी चलता है। और इसी पावर का सबसे क्लियर रिफ्लेक्शन हमें ग्लोबल ट्रेड रूल्स में दिखता है। इस सिस्टम को फॉर्मली मैनेज करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था। WTO का आइडिया ये था कि दुनिया में एक रूल बेस्ड ट्रेड सिस्टम हो जहां सब कंट्रीज एक जैसे रूल्स फॉलो करें। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए एक पैटर्न क्लियरली दिखता गया। रूल्स पेपर पर बराबर होते हैं लेकिन उनका इंपैक्ट बराबर नहीं होता। हिस्ट्री थोड़ी और पीछे लेके चलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोप और जापान अपनी इकोनॉमी रिबिल्ड कर रहे थे, तब उन्होंने अपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को हैवी प्रोटेक्शन दिया। सब्सिडीज दी गई, टैरिफ्स लगाए गए और इंपोर्ट्स टाइटली कंट्रोल किए गए। इस प्रोटेक्शन के अंदर उनके फार्मर्स और इंडस्ट्रीज स्ट्रांग बने। लेकिन जब डेवलपिंग कंट्रीज का नंबर बढ़ा और उन्होंने भी अपनी इकोनॉमी प्रोटेक्ट करनी चाहिए, तब नैरेटिव बदल गया। अब फ्री ट्रेड को डेवलपमेंट का शॉर्टकट बताया जाने लगा। आज का पैराडॉक्स ये है कि दुनिया के रिचेस्ट इकोनॉमीज खुद अपने फार्मर्स को मैसिव सपोर्ट देती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स एग्रीकल्चर सब्सिडीज में खर्च करते हैं। ये सब्सिडीज डायरेक्ट भी होती हैं और इनडायरेक्ट भी। क्रॉप इंश्योरेंस, इनकम सपोर्ट, चीप क्रेडिट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च फंडिंग। लेकिन जब इंडिया या अफ्रीका जैसे देश मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक फूड स्टॉक होल्डिंग या एक्सपोर्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो WTO के अंदर ऑब्जेक्शंस रेज हो जाते हैं। यहीं से फ्री ट्रेड के फेयरनेस पर सवाल उठता है। इंडिया का केस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया एक तरफ दुनिया के लिए फूड एक्सपोर्टर है और दूसरी तरफ अपनी पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी वजह से इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे टूल्स यूज करता है। लेकिन WTO नेगोशिएशंस में बार बार ये कहा जाता है कि ऐसे मेजर्स ग्लोबल ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हैं। सवाल ये है, अगर डेवलप्ड कंट्रीज की सब्सिडीज डिस्टॉर्शन नहीं है तो डेवलपिंग कंट्रीज की फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज क्यों बन जाती है? रिसेंट ईयर्स में इसी टेंशन का एक क्लियर एग्जांपल हमने देखा। जब इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई, ग्लोबल मीडिया और कुछ गवर्नमेंट्स ने इस मूव को ग्लोबल प्राइसेस के लिए हार्मफुल बताया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि इंडिया के लिए डोमेस्टिक प्राइसेस, स्टेबिलिटी और फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये डिसीजन फ्री ट्रेड के अगेंस्ट नहीं था, बल्कि फूड सिक्योरिटी के फेवर में था। लेकिन जैसे ही इंडिया ने ये स्टेप लिया, दुनिया को रियलाइज हुआ कि इंडिया सिर्फ एक मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं रहा, बल्कि एक सिस्टम लेवल पर प्लेयर बन चुका है। अब एक और अगला एंगल समझते हैं। सैंक्शंस टेक्निकली WTO के फ्रेमवर्क के बाहर होते हैं, लेकिन उनका इंपैक्ट डायरेक्टली ट्रेड पर पड़ता है। जब किसी देश पर सैंक्शंस लगते हैं तो सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं, बल्कि फर्टिलाइजर्स, फ्यूल, बैंकिंग और शिपिंग इंश्योरेंस तक इफेक्ट होती है। रशिया, ईरान और वेनेजुएला जैसे केसेस में हमने देखा कि सैंक्शंस के बाद उन देशों के ट्रेड ऑलमोस्ट चोक हो गए। ये फ्री ट्रेड नहीं होता, ये सिलेक्टिव एक्सेस होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। ट्रेड रूल्स न्यूट्रल नहीं होते। ट्रेड रूल्स हमेशा उन देशों के इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करते हैं जो रूल्स बनाने के टाइम ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज अक्सर रूल टेकर्स बन जाते हैं, रूल मेकर्स नहीं। इसी फंक्शन के कारण आज रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, बायलैटरल डील्स और अल्टरनेटिव ग्रुपिज्म ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। इंडिया भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक तरफ WTO में अपनी स्पेस प्रोटेक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स के थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड कर रहा है। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि एक ही ग्लोबल रूल बुक सब कंट्रीज के लिए काम नहीं करती।
एग्रीकल्चर, फूड और लाइफ स्टॉक जैसे सेक्टर्स में वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं। अगर फ्यूचर की बात करें तो ट्रेड और ज्यादा फ्रेगमेंटेड होने वाला है। कंट्रीज अपनी फूड सप्लाई, एनर्जी सिक्योरिटी और क्रिटिकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहेंगी। फ्री ट्रेड का आइडिया कंप्लीटली खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी डेफिनेशन बदल जाएगी। अब फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं होगा कि सब कुछ बिना रेस्ट्रिक्शन के हो, बल्कि ये होगा कि कौन सा सेक्टर कितनी प्रोटेक्शन के साथ ओपन हो रहा है। इस पूरे डिस्कशन का एक सिंपल टेक अवे है, फ्री ट्रेड एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन रियल दुनिया में ट्रेड हमेशा पावर, पॉलिसी और प्रायोरिटीज के साथ चलता है। जब आप फ्री ट्रेड का वर्ड सुनते हैं तो उसके पीछे के रूल्स, एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्शंस और इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी है। तभी आप हेडलाइंस के आगे देख पाएंगे। और यहीं से एक अगला लॉजिकल सवाल निकलता है, अगर ट्रेड के रूल्स भी अनइक्वल होते हैं और रास्ते भी वल्नरेबल होते हैं तो कंट्रीज को परमानेंटली कैसे कंट्रोल किया जाता है? जवाब मिलता है कर्ज के थ्रू। इसी पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।